बंगाल की खाड़ी और मेक्सिको के गल्फ में असल में क्या फर्क है? मतलब नक्शे पर तो दोनों बस नीले रंग के हिस्से लगते हैं ना? हाँ बिल्कुल, वो बस एक जैसे ही दिखते हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम देखेंगे कि इनके आकार में एक ऐसा विज्ञान छिपा है जिसने सदियों से दुनिया का इतिहास और व्यापार तय किया है। चलिए इसे खोलते हैं। बिल्कुल, और आज का मिशन भी यही है कि भूगोल के उन 4 शब्दों को डिकोड किया जाए जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं। हाँ, जैसे बे यानी खाड़ी और गल्फ। फिर स्ट्रेट और इस्थमस। सही कहा। अगर सिर्फ पानी और जमीन के रंगों से आगे देखा जाए तो ये आकृतियां दुनिया के ट्रैफिक सिग्नल की तरह काम करती हैं। अरे वाह, ट्रैफिक सिग्नल। हाँ, मतलब शुरुआत उन पानी के हिस्सों से करते हैं जो जमीन के अंदर तक जाते हैं। बंगाल की खाड़ी और मेक्सिको की खाड़ी दोनों ही जमीन से घिरे समंदर के हिस्से हैं। लेकिन उनकी ज्यामिति या कहें तो आकार पूरी तरह अलग है ना? बिल्कुल अलग है। तो क्या सिर्फ नाम अलग होने से इनकी बनावट बदल जाती है? असल में इनका मुहाना या जो ओपनिंग है वो सारा फर्क पैदा करता है। मतलब बे 3 तरफ से जमीन से घिरी होती है। हाँ, लेकिन समुद्र की तरफ इसका मुहाना बहुत चौड़ा होता है। इसके उलट गल्फ जो है वो जमीन के बहुत ज्यादा अंदर तक गहराई में जाता है। अच्छा, तो उसका मुहाना काफी संकरा होता होगा। एकदम सही, नैरो होता है। अगर मैं ऐसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखूं, तो क्या बे किसी घर के उस चौड़े खुले दरवाजे की तरह है जहां से कोई भी आसानी से अंदर आ सकता है? हाँ, बिल्कुल सटीक एनालॉजी है। और गल्फ के लिए हम कह सकते हैं कि वो एक संकरे गलियारे की तरह है जो घर के बहुत अंदर तक जाता है। हाँ, वही। जो बात यहाँ सबसे आकर्षक है वो ये है कि इसी संकरे मुहाने की वजह से गल्फ के अंदर समंदर का पानी ज्यादा शांत और सुरक्षित रहता है। ओह, तो इसीलिए इतिहास में नाविकों ने समुद्री तूफानों से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया। हाँ, सुरक्षित बंदरगाह बनाने के लिए इन्हीं गल्फ्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। तो अगर जहाज गल्फ के उस सुरक्षित गलियारे से बाहर निकल भी आए तो उन्हें दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने के लिए कुछ रास्तों की जरूरत पड़ेगी ही। बिल्कुल पड़ेगी। और यहीं पर नक्शे में वो जगह आती हैं जो 2 बड़े महासागरों को जोड़ती हैं या जमीन को काटती हैं। यहाँ ये और भी दिलचस्प हो जाता है। हाँ, यहीं आते हैं स्ट्रेट यानी जलडमरू मध्य और इस्थमस यानी स्थल डमरू मध्य। ये नाम थोड़े भारी हैं। थोड़े भारी हैं, लेकिन ये प्रकृति दुनिया के चोक पॉइंट्स हैं। स्ट्रेट दरअसल पानी का एक बहुत ही संकरा रास्ता है जिसके दोनों ओर जमीन होती है। बिल्कुल, और ये 2 बड़े समंदरों को जोड़ता है, जैसे मलक्का का स्ट्रेट। अच्छा, मतलब ये समंदर के बीच एक तरह का पानी का पुल है जहां से सारा वैश्विक व्यापार गुजरता है। सही कहा। और इसका ठीक उल्टा काम करता है इस्थमस। उल्टा कैसे? अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस्थमस जमीन की एक पतली पट्टी है जो 2 बड़े महाद्वीपों को जोड़ती है। और समंदर को 2 हिस्सों में काट देती है। एकदम सही। पनामा का इस्थमस इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। इसने अटलांटिक और प्रशांत महासागर को अलग कर रखा है। तो इस सब का क्या मतलब है? मतलब जब नक्शा देखा जाता है तो इतनी सारी जानकारी को बिना कंफ्यूजन के दिमाग में कैसे फिक्स किया जाए? इसे बहुत ही विजुअल तरीके से दिमाग में बैठाया जा सकता है। बस ये सोचना है कि बे एक बड़ा सा खुला आंगन है। अच्छा। और गल्फ एक गहरी गुफा या सुरक्षित गलियारा है। बिल्कुल। और स्ट्रेट वो सीधा और संकरा पानी का रास्ता है जहां से जहाज गुजरते हैं। जबकि इस्थमस असल में जमीन का एक पुल है जो 2 भूभागों को जोड़ता है। एकदम परफेक्ट। इन 4 आकृतियों को इसी तरह याद रखना सबसे आसान है। हाँ, ये ट्रिक्स काफी काम की हैं। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है कि कैसे इन आकृतियों ने हमारी दुनिया को आकार दिया है। सच में पनामा जैसे जमीन के पुल ने जहाजों को पूरा दक्षिण अमेरिका घूमने पर मजबूर किया था। हाँ, जब तक कि इंसानों ने उसे काट कर नहर नहीं बना दी। और मलक्का जैसे संकरे पानी के रास्तों ने हमेशा से सेनाओं की आवाजाही को नियंत्रित किया है। ये सच में नजरिया बदलने वाला है। कौन सी सभ्यता पनपेगी और कौन सा व्यापारिक मार्ग सफल होगा, ये किसी राजा ने नहीं बल्कि इसी जमीन और पानी की बनावट ने तय किया था। बिल्कुल, भूगोल ही असली राजा है। सही कहा। अगली बार जब नक्शे पर किसी स्ट्रेट या इस्थमस पर नजर पड़े तो ये विचार करना दिलचस्प होगा कि अगर इतिहास में ये एक छोटी सी जमीन की पट्टी या पानी का रास्ता न होता तो शायद आज हमारी दुनिया का नक्शा और हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से अलग होती।